नवाब नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ का अनाज का बहुत बड़ा व्यापार था, जिसके कारण उसके यहाँ काफी सारे मजदूर भी काम करते थे। धन दौलत की कमी नहीं थी, फिर भी सेठ एक नंबर का भ्रष्ट और चालबाज आदमी था। सेठ के व्यवहार से बिल्कुल उलट उसकी पत्नी शांति बहुत ही अच्छी और दयालु महिला थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और ये बोरे उठाकर गोदाम के अंदर पहुंचाओ, नहीं तो तुम सबकी आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। सबके सब एक नंबर के कामचोर हो। सेठ अपने मजदूरों पर बहुत अत्याचार करता था और दिन भर काम कराने के बाद भी अक्सर छोटी छोटी बातों पर उनकी दिहाड़ी काट लेता था। तनख्वाह वाले दिन सभी मजदूर अपनी अपनी मजदूरी लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए थे। जल्दी जल्दी यहाँ अंगूठा लगाओ और अपनी तनख्वाह लेकर चलते बनो। आप ये क्या कर रहे हैं? इनसे अधिक रुपयों पर अंगूठा लगवाकर इन्हें कम रुपया क्यों दे रहे हैं? भगवान के लिए इन गरीबों के साथ अन्याय मत करिए। अरे भाग्यवान, तुम बस अपने काम से काम रखो। व्यापार संभालना मेरी जिम्मेदारी है। अगर सारी दौलत इन गरीबों में बांट दूंगा तो मैं भी इनकी तरह हो जाऊंगा। लेकिन वो इनके हक का पैसा है, आप इस तरह से हेरा फेरी कैसे कर सकते हैं? मैंने तुमसे कहा ना जाओ और जाकर अपना काम करो, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। कुछ दिन बाद सेठानी देखती है कि सेठ गेहूं की बोरियों में कंकड़ और सड़ा हुआ अनाज मिला रहे हैं। सेठ जी, आप क्या कर रहे हैं? गेहूं की बोरियों में ये सड़ा हुआ अनाज क्यों डाल रहे हैं? ये तो बहुत गलत बात है। अरे तो क्या इतना सारा गेहूं कूड़े में फिकवा दूं? मिलावट करने से मेरा ये सड़ा हुआ अनाज भी बाजार में चल जाएगा और इसके बदले कुछ धन भी मिलेगा। सेठानी सेठ के इस तरह चोरी और हेराफेरी करने से बहुत परेशान थी। वह गांव के गरीब मजदूरों की मदद करना चाहती थी, लेकिन पति के कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन एक मजदूर रोता हुआ सेठ के पास आता है। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, कृपा करके मेरी मदद कीजिए, नहीं तो वो मर जाएगी। सेठ जी, तेरी पत्नी मरे या जिए उससे मैं क्या करूं? मैंने यहाँ कोई खैरात थोड़ी खोल रखी है। चलो जाओ यहाँ से, मेरा समय खराब मत करो। एक गरीब मजदूर की मदद कर दीजिए ना। आपकी तिजोरी में इतना धन भरा पड़ा है, अगर किसी गरीब की मदद कर देंगे तो वो आपको दुआएं देगा। तुम बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ जाकर अपना काम करो। उसी रात गांव में एक दाढ़ी वाला आदमी आता है। श्यामू, ये लो रुपए और अपनी पत्नी का इलाज करो। लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, कौन है आप और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बस इतना समझ लो कि ये तुम्हारे ही रुपए हैं जिन्हें मैं लौटाने आया हूँ। अब तुम ज्यादा मत सोचो और अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। इतना कहकर वो दाढ़ी वाला आदमी वहाँ से चला जाता है। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, जरूर कोई मसीहा है जिसे भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि मुसीबत के समय श्यामू की मदद करने के लिए कोई मसीहा आया था। कुछ दिन बाद एक मजदूर सेठ के पास आता है। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, मुझे उसकी शादी के लिए रुपयों की जरूरत है। मैंने सारा जीवन आपके यहाँ काम किया है, भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मैं मजदूरी करके आपकी पाई चुका दूंगा। जब देखो कोई ना कोई यहाँ पैसे मांगने के लिए आ जाता है, हैं? अरे मैंने यहाँ कोई भंडारा खोल के नहीं रखा है। जाओ और जाकर अपना काम करो, नहीं तो काम सभी हाथ धो बैठोगे। सेठ की बात सुनकर बेचारा गरीब आदमी वहाँ से लौट जाता है। उस रात फिर से वही दाढ़ी वाला आदमी उस गरीब आदमी के घर आता है। ये लो, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए कुछ रुपए रख लो और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करो। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद तो कर दी, लेकिन गांव में बहुत से लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आपसे मदद मांग सकें? जिसको भी मदद की जरूरत हो वो मंदिर में एक चिट्ठी शिव जी की मूर्ति के सामने छोड़ जाए, उसका पैगाम मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं उसकी मदद करने जरूर आऊंगा। गरीब आदमी दाढ़ी वाले की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और गांव में सभी को मसीहा के बारे में बताने लगता है। आधी रात को आने वाले इस गरीबों के मसीहा का पूरा गांव भक्त हो गया था। भाइयों, मुझे तो लगता है कोई ईश्वर का रूप है जो हम जैसे गरीबों की मदद करने के लिए धरती पर आया है। अरे मुझे तो कोई छलावा या भूत प्रेत लगता है, क्योंकि ये बस रात में ही दिखाई देता है। अगर इंसान होता तो दिन में नहीं आता। अरे भाइयों, ये कोई बहरूपिया है बस, कहीं कोई चोर डकैत तो नहीं है।
गांव में तरह तरह की बातें हो रही थी। ये आदमी चाहे जो भी था, लेकिन गांव वालों के लिए अब वही उनका मसीहा था, जो हर संकट में उनके साथ खड़ा हो जाता था। धीरे धीरे मसीहा की खबर सेठ के कानों तक भी पहुंचती है। हैं? क्या मसीहा मसीहा लगा रखा है? हैं? मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा मसीहा इस गांव में पैदा हो गया जो दोनों हाथों से अपनी दौलत लुटाकर गरीब भूखमरों की मदद कर रहा है। ऐसा सोचकर सेठ एक चिट्ठी में गरीब आदमी बनकर मसीहा से मदद की गुहार लगाता है और उस चिट्ठी को शिवजी की मूर्ति के सामने रखकर अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर सेठ को अपने रुपयों से भरी तिजोरी की याद आती है और वो तिजोरी खोलकर उसमें रखे रुपयों को गिनने लगता है। मेरी तिजोरी में तो पूरे 20 लाख रुपए रखे हुए थे, लेकिन अब इसमें 15 लाख रुपए ही हैं। इसमें से 5 लाख रुपए कहाँ गए? तिजोरी की चाबी तो सिर्फ मेरे पास ही रहती है। तिजोरी कहीं से टूटी भी नहीं है, फिर इसमें से रुपए कैसे निकले? तिजोरी की सुरक्षा के कारण ही, इसके कारण ही मैंने घर में नौकर चाकर नहीं रखा है। फिर तिजोरी में रखा धन गायब कैसे हो गया? अपनी तिजोरी से रुपयों को गायब होते देखकर सेठ की नींद ही उड़ गई थी। रात हो चुकी थी, लेकिन अब तो उसका मसीहा से मिलने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी सेठ तय समय पर मंदिर के पीछे पहुंच जाता है। सेठ, तूने चिट्ठी में लिखा था कि तुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए रुपयों की जरूरत है, लेकिन तू तो खुद ही एक लखपति आदमी है। फिर यूं झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? मैं तो बस देखना चाहता था कि आखिर ये मसीहा कौन है। अगर तू सच में गरीबों का मसीहा है तो सच सच बता कि इस दाढ़ी के पीछे छिपा तेरा असली चेहरा और पहचान क्या है। तेरी फिजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जरूरतमंद लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर वो मसीहा वहां से चला जाता है। सेठ भी अपने घर आकर बिस्तर पर लेट जाता है। आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसे रात के 2 बज जाते हैं। अचानक ही उसे अपने कमरे में आहट सुनाई देती है। इतनी रात गए मेरे कमरे में कौन आ रहा है? मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेटा रहता हूँ, देखता हूँ कौन आता है। कुछ ही देर में सेठ के कमरे में दबे पांव एक शख्स घुसता है। और तिजोरी खोलने लगता है। सेठ पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। चोर चोर चोर, मैंने चोर को पकड़ लिया। सेठ जी, शोर मत मचाइए, मैं कोई चोर नहीं, आपकी पत्नी हूँ। क्या कहा? मेरी पत्नी एक आदमी के वेश में? सेठ जल्दी से कमरे की लाइट जलाता है और चोर अपना असली हुलिया सेठ को दिखाने लगता है। कोई चोर नहीं है यहाँ, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी, और जिस मसीहा से तुम अभी मिलकर आए हो वो भी मैं ही थी। आपकी तिजोरी से रुपए लेकर गांव के गरीब मजबूर लोगों की मदद करने वाला आदमी मैं ही हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने आपको बहुत समझाया कि गरीबों के हक के पैसे मत मारो, लेकिन आपको तो दौलत ने अंधा कर दिया है। कोई रास्ता समझ न आने पर मैंने ये कदम उठाया और गाँव के लोगों के मसीहा बन गई। मुझे माफ कर दो शांति, तुम ठीक कहती थी। गरीबों की हाय नहीं लेनी चाहिए। अब से मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा और हर संभव मदद करूंगा। उस दिन के बाद से सेठ सुधर गया और वो गरीबों की हर संभव मदद करने लगा। उस दिन के बाद से गांव को एक नहीं 2 मसीहा मिल गए थे। मनोज एक गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मनोज बहुत गरीब था और रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। मनोज की पत्नी मालती व्यवहार से थोड़ी तेज और लालची थी। वो कभी भी अपने पति के द्वारा कमाए हुए रुपए से कभी खुश नहीं रहती थी। एक बार दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद मनोज देर रात को घर लौटता है। अरे किशोर की माँ, सुनो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो जरा, बहुत गर्मी है। ऐसा लगता है आकाश में गर्मी बरस रही है। इस चिलचिलाती गर्मी में रिक्शा खींचते खींचते लगता है एक दिन मैं भी भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। हाँ, आ गए लाट साहब कमाई करके। कहो तो पैर भी दबा दूं तुम्हारे। माँ, तुम पिताजी से इतनी कड़वी बात क्यों करती हो? पानी ही तो मांग रहे हैं ना, पिला दो ना। जेब में जब पैसा हो तभी मुँह से मीठी बात निकलती है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, घर में खाने के दाने नहीं है, तो मुंह से जहर ही निकलेगा ना। रोज रोज गर्मी में काम करने का एहसान हमें मत दिखाया करो।
जब परिवार बनाया है तो उसे पालना भी तुम्ही को होगा। कोई दूसरा तो नहीं आएगा ना घर की जरूरतें पूरी करने। अरे हाँ, ध्यान से सुन लो, अगले महीने किशोर का दाखिला कराना है। पिछले 1 साल से मेरा बेटा घर पे बैठा हुआ है। अगर बेटे को पढ़ा नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किए थे? पत्नी मालती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोज को दुख होता है, लेकिन कहीं न कहीं मनोज को भी ये बात पता थी कि मालती जो भी कह रही है वो सच कह रही है। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद वो परिवार का खर्चा नहीं चला रहा था। पिछले 1 साल से उसका बेटा फीस न दे पाने के कारण स्कूल नहीं गया था, इसलिए मालती चाहती थी कि इस साल उसका बेटा किशोर वापस स्कूल जाना शुरू कर दे। मुझे लगता है इस रिक्शा से घर का खर्च नहीं चल पाएगा। कल से मैं रात की शिफ्ट में फैक्ट्री में मजदूरी का काम ढूंढ लेता हूँ। अपने बेटे को स्कूल में वापस भेजने के लिए मनोज दिन रात रिक्शा चलाने के बाद रात में मजदूरी करने के लिए जाने लगा था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन नींद का झटका आने के कारण मनोज का पैर मशीन में आ गया था, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मनोज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसका पैर काटकर किसी तरह उसकी जान बचा दी। मेरे परिवार में तो पहले ही भूखे मरने वाली हालत थी, अब मेरा क्या होगा भगवान? इस कटे हुए पैर के साथ तो मैं अब रिक्शा भी नहीं चला सकता हूँ और ना ही फैक्ट्री में मजदूरी कर सकता हूँ। मनोज को यूँ रोता हुआ देखकर एक सुंदर लड़की उसके पास आती है। उस सुंदर लड़की को देखकर मनोज का मन एकदम शांत हो जाता है और वो ध्यान से उसकी ओर देखने लगता है। लड़की ने सुंदर सी गुलाबी रंग की कपड़े पहनी हुई थी। उसके काले घने और लंबे खूबसूरत बाल थे। उसके चेहरे पर इतना तेज था कि मनोज उसे देखता ही जा रहा था। मीठी सी बोली में लड़की ने एक बार फिर से मनोज का नाम पुकारा तो मनोज जैसे उसके सम्मोहन से बाहर निकल गया। क्या हुआ मनोज? अंधेरी रात में अकेले बिस्तर पर लेटे हुए अकेले क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या समस्या है? मैं परिवार में अकेला कमाने वाला गरीब आदमी हूँ। मैं रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आज एक हादसे में मेरी टांग कट गई है। अब बिना टांग के मैं अपना रिक्शा कैसे चलाऊंगा? तुम दुखी क्यों होते हो मनोज? तुम्हारी टांग नहीं है तो क्या हुआ? तुम रिक्शा छोड़कर टैक्सी चलाना शुरू कर दो। इससे तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी और तुम बिना पैर के अपने परिवार का पालन पोषण भी बड़ी आसानी से कर पाओगे। क्या कहा? टैक्सी चलाना शुरू कर दूं? मेरे पास तो रिक्शा तक खरीदने के पैसे नहीं है और आप मुझे टैक्सी खरीदने की सलाह दे रही हैं। परेशान मत हो मनोज, तुम्हें टैक्सी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस निश्चिंत होकर अस्पताल से अपने घर जाओ। जब तुम घर पहुंच जाओगे तो तुम्हें अपने घर के बाहर एक टैक्सी खड़ी हुई दिखाई देगी। उस टैक्सी को तुम अपना ही समझना, किंतु एक बात का ध्यान रखना, चाहे जो परिस्थिति हो जाए तुम्हें किसी से भी उस टैक्सी के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन वो टैक्सी आएगी कहाँ से मेरे घर? मनोज देखता है कि उस गुलाबी कपड़े वाली खूबसूरत लड़की उसके पास से धीरे धीरे दूर जा रही है और अचानक से वो कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी में गायब हो जाती है। मनोज उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगता है। सुनिए सुनिए, अपना नाम तो बताती जाइए, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? मनोज जोर जोर से आवाज लगाकर उस लड़की को बुला रहा होता है कि तभी उसकी नींद टूट जाती है। वो अपने बिस्तर से हिलने की कोशिश करता है तो उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ पड़ती है। मनोज अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। अगले 3 दिनों तक वो बिस्तर पर ही दर्द से कहराता रहा, लेकिन उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए अस्पताल भी नहीं आई। 3 दिन के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो वो किसी तरह अपने घर पहुँचा। मालती और मेरा बेटा कहाँ चले गए? मालती, किशोर। मनोज अपने घर में घूम घूम कर अपनी पत्नी और अपने बेटे को आवाज लगाने लगता है। तभी पड़ोस में रहने वाली एक महिला वहाँ आ जाती है। मालती तो कब का घर छोड़ के चली गई। 3 दिन पहले अपना सारा सामान बांधकर किशोर को लेकर जाने कहाँ चली गई। वो बोल रही थी अपाहिज के साथ जिंदगी खराब नहीं करनी अपनी। उस महिला की बात सुनकर मनोज को बहुत ही दुख हुआ। मालती चाहे जैसी भी थी, किंतु मनोज अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। एक पल में मानो ईश्वर ने उसे सब कुछ छीन लिया था। उस रात देर तक मनोज रोता रहा और रोते हुए न जाने कब उसको नींद लग गई। अगले दिन सुबह जब वो जागा तो उसने अपने घर के बाहर चमकती हुई टैक्सी को खड़ा पाया। ये क्या? मेरे घर के बाहर टैक्सी? इसका मतलब वो गुलाबी कपड़ों वाली लड़की बिल्कुल सच कह रही थी। तो क्या ये जादुई टैक्सी है? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मनोज बैसाखी संभालता हुआ अपने टैक्सी में जा बैठा। अगर तुम सच में जादुई टैक्सी हो
तो चलो, मुझे मंदिर तक ले चलो। मनोज का इतना कहना था कि टैक्सी हवा में बातें करने लगी। धूल उड़ती हुई फर्राटे से आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में टैक्सी मंदिर के ठीक सामने खड़ी हो गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। भगवान, क्या सच में जादू जैसी कोई चीज होती है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मनोज टैक्सी से नीचे उतरकर चारों ओर घूमकर हर तरफ टैक्सी को देखता है। दिखने में तो ये सामान्य टैक्सी जैसी लग रही थी, लेकिन बिना पेट्रोल और बिना ड्राइवर के ये टैक्सी भी दौड़ लगा सकती थी। मनोज के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। जादुई टैक्सी को पाकर उसके कदम तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। पैर काटने के बाद जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी उसके बुरे वक्त में उसे छोड़कर भाग गई है, तो उसे अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ लगने लगा। काम करने के लायक तो वो बचा ही नहीं था। अब तो भीख मांगने की वो अपनी नियति समझ रहा था, किंतु ईश्वर ने शायद उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अब तो मनोज रोज वो टैक्सी लेकर सड़क पर निकलता और अपनी जादुई टैक्सी की मदद से हजारों रुपए कमाकर घर लौटता। बहुत ही कम समय में उसने अच्छा खासा धन जमा कर लिया था। सबसे पहले उसने अपने टूटे हुए घर को एक सुंदर घर में बदल दिया। जादुई टैक्सी के मदद से मनोज की इतनी कमाई होने लगी थी, अब मनोज के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रह गई थी। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी और बच्चे के बिना वो घर हमेशा अधूरा ही लगता था। उसे हर पल अपने ही बेटे किशोर की याद आती थी। एक दिन जादुई टैक्सी, मुझे बाजार तक ले चलो। मनोज के इतना कहते ही टैक्सी फर्राटे से सड़क पर भागने लगी, लेकिन ना जाने क्यों टैक्सी बाजार की तरफ ना जाकर गलियों में कहीं बढ़ी जा रही थी। कुछ ही देर बाद मनोज की नजर किनारे पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक औरत पर नजर पड़ी। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे कपड़े प्रेस करने का काम कर रही थी। ये तो मालती है। मनोज एक ही नजर में अपनी पत्नी को पहचान गया और दौड़कर उसके पास पहुंच गया। मालती, ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारे पास तो तन पर ढकने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है। कौन? आप किशोर के बापू हो? आप तो बिल्कुल बदल गए हो। ये टैक्सी आपकी है? हाँ, ये मेरी टैक्सी है। आज मैं वो गरीब मनोज नहीं हूँ जो 2 वक्त के भोजन के लिए परेशान रहता था। आज मेरे पास सब कुछ है जो तुम पाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने वो सब पाया, मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। मैं तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। मैंने अपने लालच में हमेशा आपका अपमान किया। मेहनत करके रोटी कैसे कमाई जाती है, ये घर छोड़ने के बाद समझ में आया। मालती हाथ जोड़कर मनोज से अपने किए की माफी मांगती है। मेरा बेटा कहाँ है? वो स्कूल गया है। अपने घर चलो मालती, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारे सच्चे आंसू और किशोर के लिए त्याग और तप ने तुम्हारी सारी गलतियों को धो दिया है। इतनी विषम परिस्थितियों में तुम अपने बेटे को पढ़ा रही हो, ये कोई छोटी बात नहीं। कुछ ही देर में किशोर भी स्कूल से लौट आता है और अपने पिता को पाकर खुश होता है। मनोज मालती और किशोर को लेकर अपनी टैक्सी में बैठ जाता है। चलो टैक्सी, अब घर चलने का समय हो गया। टैक्सी सड़क पर दौड़ने लगती है और कुछ ही देर में मनोज को उसके घर पहुंचा देती है। अब मनोज को समझ में आ गया था कि क्यों उसकी टैक्सी उसकी बात न मानकर दूसरी ओर दौड़ रही थी। जादुई टैक्सी जानबूझकर उसे मालती से मिलवाने के लिए गली की ओर गई थी। ए जादुई टैक्सी, तुम्हारा अब काम खत्म हुआ। मुझे जितनी जरूरत थी तुमने उससे कहीं ज्यादा मुझे दे दिया। अब तुम जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। मनोज के इतना कहते ही जादुई टैक्सी हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। ये टैक्सी उस परी की अमानत थी, इसलिए मनोज ने खुशी खुशी टैक्सी को वापस भेज दिया।